मेरा नाम मेहर है। मैं दिल्ली के पुराने शाहजहांपुर मोहल्ले में अपनी माँ के साथ रहती हूँ। पापा का इंतकाल हुए 5 साल हो चुके थे। तब से मैंने ही घर की कमान संभाली थी। छोटा भाई राहुल अभी 10वीं में पढ़ता था। उसकी पढ़ाई का खर्चा, माँ की दवाइयाँ, घर का किराया सब मेरे कंधों पर था। मैंने पापा की पुरानी सिलाई मशीन को ही अपना सहारा बना लिया। मोहल्ले में मेरी छोटी सी दर्जी की दुकान थी। सुबह से शाम तक कपड़े काटती, सिलती और ग्राहकों की बातें सुनती। लोग कहते, मेहर बेटी, तू तो लड़की होकर मर्दों जैसा काम करती है। मैं मुस्कुराकर कहती, काम तो काम है चाचा, इज्जत कमाने में लड़का लड़की नहीं देखा जाता। उस दिन सुबह सुबह दुकान खुली ही थी कि एक नया चेहरा दिखा। लंबा, साफ सुथरा, सफ़ेद शर्ट में। नाम था फैसल। उसकी छोटी बहन की शादी थी। उसने कहा, मेहर जी, मैंने सुना है आपकी सिलाई बहुत अच्छी है। पापा के लिए एक साधारण कुर्ता बनवा सकता हूँ। मैंने सिर हिलाया। वह बैठ गया। बातें शुरू हुईं। वह इंजीनियर था, एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। घर वालों के साथ रहता था, लेकिन अपनी मेहनत से। मैंने पूछा, कुर्ते का डिज़ाइन कैसा चाहिए? उसने हंसते हुए कहा, आप जो ठीक समझें। मुझे यकीन है आपकी पसंद से बेहतर कुछ नहीं होगा। उसकी बातों में न कोई दिखावा था, न घमंड। बस एक सादगी थी जो दिल को छू गई। फिर धीरे धीरे उसकी आने की आदत पड़ गई। कभी बहन के लिए दुपट्टा, कभी माँ के लिए सलवार सूट, हर बार कुछ न कुछ बहाना। एक दिन वह भारी कपड़ों का बंडल लेकर आया तो मैंने कहा, इतना बोझ क्यों उठा रहे हो? मैं भिजवा देती। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेहर जी, थोड़ी मदद कर दूं तो क्या बुराई है? आप अकेली इतना सब संभालती हो, मुझे अच्छा लगता है। मैं चुप रह गई। लेकिन उस रात चाय पीते हुए माँ ने पूछा, बेटी, वह लड़का फैसला अच्छा लगता है ना? मैंने शर्माकर कहा, माँ, बातें तो अच्छी करता है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में जगह कहाँ। फिर भी दिल में एक हल्की सी खुशी दौड़ जाती जब वह आता। मैं उसके आने का इंतज़ार करने लगी थी। वह कभी फल लाता, कभी माँ के लिए दवा की जानकारी। मुझे लगता किसी ने पहली बार मुझे सिर्फ मेरी मेहनत के लिए सराहा है, न कि बोझ समझा। धीरे धीरे बातें गहरी होने लगीं। शाम को दुकान बंद करने के बाद हम कभी कभी गली के चौराहे पर खड़े होकर बातें करते। वह कहता, मेहर, तुम्हारी तरह इतनी हिम्मत वाली लड़की मैंने कम देखी है। मैं भी अपने सपनों के पीछे भाग रहा हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि परिवार के लिए कुछ भी कर गुजरना आसान है। मैं चुपचाप सुनती। दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस होता। कभी वह कहता, अगर कभी कोई परेशानी हो तो बताना, मैं हूं ना। कोई छेड़छाड़ नहीं, कोई गलत इशारा नहीं, बस एक सम्मान था, एक भरोसा जो धीरे धीरे मोहब्बत की शक्ल लेने लगा था। मैं खुद को समझाती, यह सिर्फ दोस्ती है मेहर, लेकिन रात को बिस्तर पर लेटकर उसके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाती। फिर एक शाम अचानक सब बदल गया। माँ को सीने में तेज़ दर्द उठा। अस्पताल ले गई तो डॉक्टर ने कहा, बाईपास सर्जरी की ज़रूरत है, करीब 5 लाख रुपए लगेंगे। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। घर में इतने पैसे कहाँ से आते? राहुल की स्कूल फीस बाकी थी। मैं रात भर रोती रही। अगले दिन मोहल्ले के रिश्तेदार जमा हो गए। चाची ने कहा, मेहर, अब तो समझ आ गया ना, अकेले हाथ से क्या होगा? रिजवान का बेटा तैयार है, उसकी दुकान है, घर है, शादी कर ले, सारा खर्चा वह उठा लेगा। मैंने सिर हिलाया, नहीं चाची, मैं खुद संभाल लूँगी। लेकिन अंदर से डर लग रहा था। फैसल को बताया तो उसने कहा, मेहर, घबराओ मत, मैं मदद कर सकता हूँ, मेरी कुछ सेविंग्स हैं। मैंने मना कर दिया, नहीं फैसल, ये तुम्हारा बोझ नहीं बन सकता। उसी हफ्ते अफवाहें शुरू हो गईं, पहले तो छोटी छोटी। फिर एक दिन मेरा फ़ोन बज उठा। चाचा ने कॉल किया, मेहर, तुम्हारे और फैसल के चैट के स्क्रीनशॉट्स पूरे मोहल्ले में वायरल हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि तुम पैसे के लिए उससे बातें कर रही हो। एक ऑडियो भी है जिसमें तुम कह रही हो कि माँ की सर्जरी के लिए पैसे चाहिए, वरना। मैं हैरान रह गई। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। फैसल ने भी यही कहा, मेहर, ये जाली है। मैंने चेक किया, ये एडिटेड हैं। लेकिन मोहल्ले में आग लग चुकी थी। अकेली लड़की दुकान चलाती है तो यही होता है। इज्जत का क्या हुआ? राहुल स्कूल से रोता हुआ आया। दीदी, सब मुझे चिढ़ाते हैं, कहते हैं तेरी दीदी का चरित्र खराब है। माँ की हालत और बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, स्ट्रेस कम रखो वरना सर्जरी भी मुश्किल हो जाएगी। मुझे रात भर नींद नहीं आई। फैसल पर शक होने लगा,
क्या वह सच में मेरी मदद के नाम पर मुझे फंसाना चाहता था? मैंने उसे मैसेज किया, फैसल, कुछ दिन दूर रहो, मेरी इज्जत पर असर पड़ रहा है। वह आया, आंखें लाल। मेहर, तुम मुझ पर यकीन नहीं कर रही? मैंने कभी तुम्हें गलत नहीं समझा, लेकिन मैंने मुंह फेर लिया। रिश्तेदारों का दबाव बढ़ गया। अब शादी करो रिजवान से, वरना घर की इज्जत बच नहीं पाएगी। मैं सोचती, क्या मेरी खुशी परिवार से ज़्यादा कीमती है? एक रात चचेरे भाई शाहिद आया। वह हमेशा से मुझे रिजवान से जोड़ना चाहता था। उसने कहा, मेहर, अब समझ आई, फैसल जैसे लड़के सिर्फ खेलते हैं। मेरी मदद ले, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन उसकी आंखों में चमक कुछ और थी। मैंने फैसला से दूरी बना ली, दुकान बंद कर दी। माँ को कहा, मैं रिजवान से बात कर लूँगी, लेकिन दिल टूट रहा था। फैसल हर शाम गली में खड़ा रहता, बस एक झलक के लिए। मैं खिड़की से देखती और आंसू पोंछती। फिर एक दिन शाहिद ने मुझे ब्लैकमेल किया। ये स्क्रीनशॉट्स और ऑडियो मैंने बनवाए हैं। अगर तुम रिजवान से शादी नहीं करोगी तो और प्रूफ वायरल कर दूंगा। तुम्हारे भाई का भविष्य खराब हो जाएगा। मेरे हाथ कांप गए। मैंने सोचा, अपनी इज्जत के लिए, परिवार के लिए मुझे बलिदान देना पड़ेगा। फैसला ने हार नहीं मानी। उसने अपने एक दोस्त से, जो डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट था, मदद मांगी। स्क्रीनशॉट्स और ऑडियो की जांच हुई। पता चला मेटाडेटा शाहिद के फ़ोन से मैच कर रहा था। फैसल ने सबूत इकट्ठा किए। एक शाम उसने पूरे परिवार को बुलाया। माँ, चाची, चाचा, राहुल सब मौजूद थे। शाहिद भी आ गया था। फैसल ने शांति से कहा, ये देखिए, ये जाली सबूत हैं, शाहिद ने बनाए हैं, क्योंकि वह मेहर को रिजवान से ज़बरदस्ती ब्याहना चाहता था। उसकी मंशा साफ है, मेहर की इज्जत खराब करके अपना रास्ता साफ करना। शाहिद का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। पहले वह इनकार करता रहा, फिर जब सबूत सामने रखे गए तो टूट गया। हाँ, मैंने गलती की। मुझे लगा मेहर को रिजवान के साथ देखकर ही सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि इतना नुकसान होगा। राहुल का स्कूल, मेहर की दुकान, सब। उसकी आवाज़ भर्रा गई। मुझे माफ़ कर दो मेहर, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। अब मैं खुद सबके सामने माफ़ी मांगूंगा। माँ रो पड़ी। मेहर, हमने भी तुम पर शक किया, अफवाहों में आ गए, माफ़ कर दो बेटी। चाची ने सिर झुकाया। हमने सोचा था पैसा और रिश्ता ही सब कुछ है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत ही असली दौलत है। शाहिद ने अगले दिन मोहल्ले की बैठक बुलाई, सबके सामने माफ़ी मांगी। मैंने झूठ फैलाया, मेहर बेटी बेगुनाह है, मैंने गलती की, अब सुधारने की कोशिश करूँगा। उसने अपनी जेब से पैसे निकाले, माँ की सर्जरी के लिए कुछ मदद। ये मेरी गलती का प्रायश्चित है। फैसल के परिवार ने भी आकर माँ से माफ़ी मांगी। हमने भी सुनकर गलत सोचा था, लेकिन अब हम मेहर को बहू बनाकर घर ले जाना चाहते हैं। सर्जरी हुई, माँ ठीक हो गईं। राहुल ने बोर्ड में अच्छे नंबर लाए। मेरी दुकान फिर से चलने लगी। फैसला और मैंने शादी कर ली, सिंपल सी, मोहल्ले वालों के सामने। शाहिद अब हमारे परिवार का हिस्सा बन गया। वह कहता, मेहर भाभी, तुम्हारी वजह से मैंने सीखा कि झूठ कितना खतरनाक होता है। अब मैं कभी किसी की इज्जत पर उंगली नहीं उठाऊंगा। आज जब मैं दुकान पर बैठी कपड़े सिलती हूँ तो फैसल आकर चाय का कप थमाता है, कहता, मेहर, तुम्हारे बिना यह घर अधूरा था। मैं मुस्कुराती हूँ। जीवन ने सिखाया, अफवाहें आती हैं, शक उठते हैं, लेकिन सच और भरोसा ही रिश्तों को बचाता है। गलती करने वाले पछताते हैं, सुधरते हैं, तो ज़िंदगी फिर से खूबसूरत हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद है यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। याद रखिए, रिश्तों में शक से पहले सच की तलाश करो। गलतियों को माफ़ करना और खुद को सुधारना ही असली इंसानियत है। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी ही सच्ची कहानियाँ आपको मिलती रहें। अलविदा। एनवायरमेंटल जस्टिस के बगैर ग्रीन पॉलिसीज़ अक्सर ऊपर से अच्छी लगती हैं, लेकिन ग्राउंड पर वो कमज़ोर, अधूरी और कई मर्तबा नाइंसाफ़ साबित होती हैं। इसका सबब ये है कि सिर्फ एनवायरनमेंट को बचाने की बात करना काफ़ी नहीं होता। ये भी देखना पड़ता है कि एनवायरनमेंट की हिफाजत का बोझ कौन उठाता है, उसका फ़ायदा किसको मिलता है और नुकसान किस तबके को सबसे ज़्यादा होता है। जब पॉलिसीज़ सिर्फ कार्बन एमिशंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी या क्लीन सिटीज़ तक महदूद रह जाती हैं, मगर इंसानी बराबरी, मकामी हकीकत और समाजी इंसाफ को नज़रअंदाज करती हैं,
तब वो असल मकसद हासिल नहीं कर पाती। एनवायरमेंटल जस्टिस का सीधा मतलब ये है कि हर इंसान, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, शहरी हो या देहाती, किसी भी ज़ात, रंग या तबके से ताल्लुक़ रखता हो, उसे साफ़ हवा, साफ़ पानी, महफूज ज़मीन और सेहतमंद माहौल का बराबर हक मिले। साथ ही ये भी ज़रूरी है कि पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, इंडस्ट्रियल वेस्ट और एनवायरमेंटल डैमेज का बोझ किसी एक कमज़ोर कम्युनिटी पर ना डाल दिया जाए। जब ग्रीन पॉलिसीज़ इस बुनियादी इंसाफ को इंक्लूड नहीं करतीं, तब वो सिर्फ ग्रीन नज़र आती हैं, असल में जस्ट नहीं होतीं। अक्सर देखा गया है कि बड़े शहरों में ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स, स्मार्ट मोबिलिटी प्लान्स या ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर पुरानी बस्तियों को हटा दिया जाता है। कागज़ पर यह डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट फ्रेंडली अर्बन प्लानिंग लगती है, लेकिन असल में गरीब लोगों को उनके घरों से दूर कर दिया जाता है। उनको या तो मुनासिब मुआवजा नहीं मिलता या फिर उनको ऐसी जगहों पर शिफ्ट कर दिया जाता है जहां न रोज़गार होता है, न ट्रांसपोर्ट, न स्कूल और न सेहत की सहूलत। इस सूरत में पॉलिसी ग्रीन तो हो सकती है, लेकिन इंसाफ पर मबनी नहीं होती। यानी शहर साफ़ हो गया, लेकिन लोगों की ज़िंदगी और मुश्किल हो गई। इसी तरह रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को ही ले लीजिए। सोलर फार्म्स, विंड फार्म्स और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को आमतौर पर क्लाइमेट फ्रेंडली समझा जाता है। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि फॉसिल फ्यूल्स से दूर जाना ज़रूरी है, मगर अगर इन प्रोजेक्ट्स के लिए मकामी कम्युनिटीज़ की ज़मीन ज़बरदस्ती ली जाए, उनकी मशवरत के बगैर फ़ैसले किए जाएं या उनको उनके रिवायती ज़रिया माश से महरूम कर दिया जाए, तो ये ग्रीन ट्रांजिशन एक नई नाइंसाफ़ी बन जाता है। यानी एनवायरनमेंट के नाम पर एक और तबका कुर्बानी दे रहा होता है, जबकि फ़ायदा किसी और को मिल रहा होता है। एनवायरमेंटल जस्टिस के बगैर ग्रीन पॉलिसीज़ इसलिए भी कमज़ोर होती हैं क्योंकि उनमें पब्लिक ट्रस्ट पैदा नहीं होता। जब लोगों को लगता है कि पॉलिसी उनके खिलाफ है, उनकी आवाज़ सुनी नहीं गई या उन पर एक्स्ट्रा बोझ डाला जा रहा है, तो वो नेचुरली उस पॉलिसी की मुखालिफात करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हुकूमत पोल्यूशन कम करने के लिए फ्यूल प्राइसेस बढ़ा दे या प्लास्टिक पर पाबंदी लगा दे, लेकिन सस्ती अल्टरनेटिव्स मुहैया न करे, तो गरीब और लोअर मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। अमीर लोग आसानी से नई टेक्नोलॉजी या महंगी चॉइसेस अफोर्ड कर लेते हैं, जबकि कम आमदनी वाले लोग और दब जाते हैं। इससे पॉलिसी की सियासी और समाजी कबूलियत कम हो जाती है और वो लंबी मुद्दत तक टिक नहीं पाती। क्लाइमेट चेंज खुद भी सबको बराबर असरअंदाज में मुतासिर नहीं करता। फ्लड्स, हीट वेव्स, पानी की कमी, क्रॉप फेलियर और पोल्यूटेड एयर का सबसे ज़्यादा नुकसान उन लोगों को होता है जो पहले ही कमज़ोर होते हैं। गरीब लोग अक्सर ऐसी जगहों में रहते हैं जहां ड्रेनेज ख़राब होती है, इंडस्ट्री करीब होती है या ग्रीन स्पेसेस न के बराबर होते हैं। उनके पास ना इंश्योरेंस होती है, ना मजबूत मकान, ना अल्टरनेटिव लाइवलीहुड। अगर ग्रीन पॉलिसीज़ इन्हीं कम्युनिटीज़ को प्रायोरिटी न दें, तो वो असल मसले को छू ही नहीं रही होती। सिर्फ कार्बन नंबर्स इम्प्रूव कर देना काफ़ी नहीं, जब तक इंसानी ज़िंदगियों की हिफाजत और डिग्निटी भी सेंट्रल फोकस ना हो। एनवायरमेंटल जस्टिस का एक अहम पहलू पार्टिसिपेशन भी है। बहुत सी ग्रीन पॉलिसीज़ एक्सपर्ट्स, कंसल्टेंट्स और पॉलिसी मेकर्स के ऑफिसेज़ में तैयार होती हैं, मगर जिन लोगों की ज़िंदगी पर उनका सीधा असर पड़ता है, उनको फ़ैसला साजी में शामिल नहीं किया जाता। ये अप्रोच बुनियादी तौर पर फ्लॉड है। मकामी कम्युनिटीज़ अपने इलाके, पानी, ज़मीन, जंगल, मौसम और रोज़मर्रा मुश्किलात को बहुत बेहतर समझती हैं। अगर उनकी बात सुनी जाए तो पॉलिसीज़ ज़्यादा प्रैक्टिकल, फेयर और ड्यूरेबल बन सकती हैं। लेकिन जब डिसीजन मेकिंग सिर्फ ऊपर से होती है, तो नतीजा अक्सर ऐसा निकालता है जो थ्योरी में इम्प्रेसिव होता है और ग्राउंड पर फेल। इसके अलावा ग्रीन इकोनॉमी का नैरेटिव भी कभी कभी इनइक्वालिटी को छुपा देता है। इलेक्ट्रिक कार्स, इको फ्रेंडली हाउसिंग, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और क्लीन एनर्जी अप्लायंसेस को एनवायरनमेंट के लिए अच्छा बताया जाता है, लेकिन इन सब तक रसाई हर किसी की नहीं होती। अगर ग्रीन लाइफस्टाइल सिर्फ प्रिविलेज्ड लोगों के लिए एक्सेसिबल हो, तो फिर एनवायरनमेंट बचाने का प्रोजेक्ट एक एलीट प्रोजेक्ट बन जाता है। एनवायरमेंटल जस्टिस यह याद दिलाता है कि सस्टेनेबिलिटी सिर्फ तब मीनिंगफुल है जब वो इंक्लूसिव हो, वरना कुछ लोग ग्रीन कंफर्ट एंजॉय करते रहते हैं और कुछ लोग पोल्यूशन, डिस्प्लेसमेंट और महंगाई का बोझ उठाते रहते हैं।
ग्रीन पॉलिसीज़ को मजबूत और इंसाफ पर मबनी बनाने के लिए ज़रूरी है कि उनमें रिडिस्ट्रीब्यूशन और रिपेयर का एलिमेंट हो। जहां कम्युनिटीज़ ने सालों तक पोल्यूशन, टॉक्सिक वेस्ट या इंडस्ट्रियल निगलेक्ट झेला है, वहां सिर्फ फ्यूचर के लिए रूल्स बनाना काफ़ी नहीं, वहां इन्वेस्टमेंट, हेल्थ सपोर्ट, क्लीन अप, कॉम्पेंसेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। इसी तरह एनर्जी ट्रांजिशन के दौरान वर्कर्स के लिए रिट्रेनिंग, सोशल प्रोटेक्शन और अल्टरनेटिव जॉब्स का बंदोबस्त होना चाहिए। अगर पॉलिसी सिर्फ ओल्ड सिस्टम को बैंड करे और नए सिस्टम में वल्नरेबल लोगों के लिए जगह न बनाए, तो वो रेजिस्टेंस और बेचैनी पैदा करेगी। आज के दौर में हमें समझना होगा कि एनवायरनमेंट और इंसाफ दो अलग चीज़ें नहीं हैं। साफ हवा और पानी का हक भी उतना ही बुनियादी है जितना रोटी, कपड़ा, माखन और तलीम का हक। अगर ग्रीन पॉलिसी इंसाफ के बगैर बनेगी तो वो शायद कुछ इंडिकेटर्स इम्प्रूव कर दे, मगर समाजी फ्रैक्चर को गहरा करेगी। और जब सोसाइटी अंदर से नाइंसाफ़ी का शिकार हो तो कोई भी सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट असल मानी में सस्टेनेबल नहीं रह सकता। नतीजा ये है कि एनवायरमेंटल जस्टिस ग्रीन पॉलिसीज़ का ऑप्शनल हिस्सा नहीं, बल्कि उसकी रूह है। इसके बगैर पॉलिसीज़ सिर्फ सरफेस लेवल रिफॉर्म्स बान कर रह जाती हैं। वो कुछ जगहों को हरा भरा दिखाती हैं, लेकिन कई लोगों के लिए ज़िंदगी और सख्त कर देती हैं। अगर हम वाकई एक बेहतर, साफ़ और मुस्तकबिल दोस्त दुनिया बनाना चाहते हैं, तो हमें यह यकीन बनाना होगा कि ग्रीन ट्रांजिशन के फ़ायदे और बोझ दोनों इंसाफ के साथ तकसीम हों। वरना ग्रीन का नारा खूबसूरत तो लगेगा, लेकिन उसके अंदर न बराबरी होगी, न पायदारी और न हकीकी तब्दीली।